दोस्तों, क्या भारत कुछ ऐसा टेस्ट करने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया एक की नज़र जो है वो एक तरफ़ा हिंद महासागर पर टिक गई है? क्या जो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो नोटम है वो सिर्फ़ एक रूटीन मिसाइल टेस्ट है या फिर भारत अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का नया चैप्टर लिखने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी एडवर्सरीज़ को एक साइलेंट मैसेज भेज रहा है बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबर ज़ैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस डेवलपमेंट पर जिससे इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट है, वो एक सैटेलाइट ट्रैकर्स कहें या फिर और जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं सबका ध्यान अपनी तरफ से खींच गया है। इंडिया ने पिछले 7 अगस्त के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत लंबा टोटम इश्यू किया है जिससे एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। ऑफिशियली मिसाइल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन डिफेंस ऑब्जर्वर्स इसे लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक सिस्टम से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और एनालिस्ट अग्नि सीरीज का या फिर K4 जैसे जो सिस्टम्स हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, जबकि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अग्नि 6 को लेकर भी स्पेकुलेशन की है। लेकिन इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा और ज़रूर बनता है कि अगर मिसाइल का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो दुनिया इतनी सीरियस क्यों हो गई है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिफेंस से सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि कैपेबिलिटी का भी सिग्नल होता है। तो इंडियन ओशन में जो आज हम सिर्फ शिपिंग लाने की नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी की भी लाइफलाइन माना जाता है, ग्लोबल ट्रेड का एक हाईवे है और इंडो पैसिफिक पावर कॉम्पिटिशन का सेंटर भी है। तो क्या भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक रीच को एक नए लेवल पर ले जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी चैनल में इस किस्म की बहुत सेंसिटिव और बहुत बेहतरीन टॉपिक को आप ढूंढ ढूंढ के चुनते हैं। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस काफ़ी गहरा होता है थैंक यू सर। और क्या होगा क्या नहीं हम कह नहीं सकते हैं, जी, लेकिन आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। बैक टू जी सर। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि इतना बड़ा नोटम इश्यू करने की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो चैटर्स हैं वो कोई मीडिया आउटलेट कुछ नाम ले रहा है, कोई K4 बोल रहा है, कोई अग्नि 6 बोल रहा है। क्या देख समझा जाए इससे सर? देखिए, ये सवाल का शॉर्ट रिप्लाई ये है कि कुछ तो स्ट्रेटेजिक होने जा रहा है और ये स्ट्रेटेजिक ये अगस्त का महीना है। मेरे से कोई पूछ रहे थे कि जब आप अप्रैल या मई के महीने में तो चंद एक महीनों पहले कोई एक टेस्ट हुआ था, उसमें मीडिया में आया, पहले अग्नि 6 बोले नहीं नहीं अग्नि 6 नहीं है। फिर हमारा जो डिफेंस या जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी क्लैरिटी लाया कि ये अग्नि 5 है और जो DRDO वाले जो एक्सपर्ट हैं वो भी बोलने लगे नहीं अग्नि 6 नहीं है, उसका फोटो खींच के भेजे। लेकिन तो उसमें इतना कन्फ्यूजन क्या था? गवर्नमेंट स्पोक्समैन आके वो सीधा बयान देते हैं और क्या था क्या नहीं। अग्नि 5 का जो रेंज है 5,500 किलोमीटर मैक्सिमम या 6,000 तक जा सकता है। अग्नि 4 ये सारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड जा सकते हैं। अग्नि 4 का 4,000 4,500 किलोमीटर। इस तरफ जितना पीछे जाएंगे आप हर एक अरेबिक न्यूमरल के साथ आप उतना ही डिस्टेंस रिलेट करके आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो अग्नि 6 है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, ये एक अनोखा किस्म का है। ये दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये अग्नि 6 सबसे पहला चीज है इसका रेंज। इसका रेंज अग्नि 6 का 8,000 से लेके 10,000 12,000 और मैं ये कह लेता हूँ अभी जो कहने जा रहा हूँ वो उससे हमारे दर्शकों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 16,000 किलोमीटर तक। सिर्फ दो देश हैं पूरा विश्व में जिनके पास 15,000 के ऊपर रेंज है। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है चाइना, अलग अलग नाम। एक है DF-41 चाइना का है और उनका हाउस फोंग या ऐसा कुछ है नॉर्थ कोरिया का। सिर्फ दो ही देश हैं जिनके पास रेंज। अभी तीसरा देश का नाम मैं दे देता हूँ, अवांतग्राद। अवांतग्राद एक ऐसा मिसाइल है, वो रशिया का है। उसका भी मेरे जानकारी के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, उनका भी रेंज उतने करीब करीब बराबर है। लेकिन ये रेंज होने का क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी मिसाइल फायर होता है डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ लॉन्चिंग, कहाँ से लॉन्च होता है भारत के अंदर।
अभी तो ईस्ट कोस्ट से हमारा लॉन्च हुआ है। अगर आप पश्चिम की तरफ ला के लॉन्च करते हैं तो डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, 2,500 3,000 नहीं तो 2,000 किलोमीटर कम हो जाता है, और उस तरफ बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ बढ़ जाएगा। ये अमेरिका का जो कोस्ट लाइन नहीं बल्कि हिंटरलैंड को पूरा कवर करेगा। डेनवर, एटलांटा, आपका पता नहीं वो वेस्ट कोस्ट के आसपास कैलिफोर्निया, ये सारे जो है आपका सियाटल फैटल सब आ जाएंगे। वो पैसिफिक कोस्ट को भी टच हो सकता है, तो प्लस अलास्का, ये सारे चीज़ें अमेरिका, एंड बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है इससे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अग्नि 6 के बराबर आज के दिन में आप अमेरिका के पास है मिसाइल सिस्टम है, रशिया के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना और नॉर्थ कोरिया आपको बोल ही दिया मैंने। लेकिन एक एक उसका एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से इसको पूरा एक एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ बनाता है, स्टेटस देता है, वो है MIRV। MIRV है क्या? ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब MIRV का इसका मीनिंग ये है कि ये एक बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल लेगा, और बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल उसका इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि जो प्रोजेक्टाइल मतलब मल्टीपल मिसाइल्स, हर मिसाइल का कैपेबिलिटी होगा 10 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड एट एनी पॉइंट इन टाइम ले सकता है, और इंडिपेंडेंटली टारगेट जो है वो अपने आप को गाइड करके कोई मान लीजिए एक्स लोकेशन कोई कॉन्टिनेंट में हो, कोई वाई कॉन्टिनेंट में हो, कोई जेड कॉन्टिनेंट में हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये जगह जाके पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ। और सबसे बड़ी बात है इसका जो स्पीड है, ये स्पीड है करीब 29,000 किलोमीटर, जो कि 23 मैक, एक मैक होता है साउंड का जो स्पीड होता है वो है 1236 किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं 1 मैक। तो वहां से 1 मैक से लेके 5 मैक तक कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, और 5 मैक के जो आगे होते हैं वो हाइपोसोनिक आ जाता है। और ये जो स्पीड कह रहा हूं 23 मैक के बराबर, ये सुपर हाइपोसोनिक, यानी कि रशिया के पास एक अवंतग्राद और पोसाइडन का भी इतना नहीं है, अवंतग्राद का है इतना रेंज है, एक नया कोई मिसाइल उन्होंने निकाले हैं, टेस्ट किए हैं, उसका इसकी बराबर है। तो बोलने का मतलब यह है कि इसकी कैपेबिलिटी, इसकी स्पीड की वजह से ये पिकअप हो सकता है, डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास मिनट्स, 1 से 2 या ज्यादा 4 से 6 मिनट मिलेंगे। 4 से 6 मिनट में पिकअप करके, मतलब सेंसर पिकअप कर रहा है, फिर आप कमांड दे रहे हो उसको अटैक के लिए, स्ट्राइकर वो जो कमांड ट्रांसलेट करके इंप्लीमेंट करते करते मिसाइल आगे निकल जाएगी। अब मिसाइल, काउंटर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, जब तक उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसके बराबर स्पीड नहीं जाते हो, या जिस स्पीड पे मूव कर रहा है उससे और तेजी स्पीड पे जाके उसको ओवरटेक करो, आइदर सामने से टक्कर करो या साइड से करो, कहीं ना कहीं उसको टच करना चाहिए, वो काबिलियत आज के दिन में किसी के पास नहीं है। तो ऐसा जो है इस्तेमाल होगा नहीं होगा, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक हमारा जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। जैसे चाइना का नो फर्स्ट यूज है, पाकिस्तान का फर्स्ट यूज है, टोटल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं आजकल, और 9 में से 2 देश हैं जिनका नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, वो चाइना का है और इंडिया का है। नो फर्स्ट यूज तब करते हैं जब आपका सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, यानी कि पहले जो दुश्मन का हमला हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, उसको सहन शक्ति आपके पास होना चाहिए, और आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए न्यूक्लियर अटैक होने के बावजूद आपके पास ऐसा कैपेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा जगह से इतना आप जोरदार एक न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे, उससे सेकेंड स्ट्राइक, इसको बोलते हैं सेकेंड स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स, उससे दुश्मन का जो रेंथ है उसका पूरा धस हो जाएगा। ये पाकिस्तान जो धमकी देते रहता है उसके लिए बहुत कड़ा जवाब है। चाइना भी 2 बार सोचेगा कोई कुछ करने के लिए। और तीसरा मैं चीज एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो नोटैम इशू हुआ है, ये जो नोटैम पिछली बार अग्नि 5 के लिए मेरे ख्याल से 3,560 किलोमीटर नोटैम दिए थे, अभी 2,350 किलोमीटर से लेके 3,560 किलोमीटर तक उसका कंप्लीट हाई अल्टीट्यूड, ये कोई भी हाई अल्टीट्यूड रेंज पे जा सकता है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक फ्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस
और इतना गहरा इंडियन ओशन की तरह उन्होंने 2 दिन का स्पेस दिया है उन्होंने। इसका मतलब कुछ हो रहा है। मुझे जैसे मेरे अंदाज के मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 ट्रायल या टेस्ट होने का अंदेशा है। ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, या 2 से 3 नहीं टेस्ट नहीं हो। सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई मीडिया कोई K4 बोल रहा है, कोई अग्नि 6 बोल रहा है, तो जो आप अंदाजा लगा रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि सर 2 भी हो सकते हैं। चलिए आपने बोल दिया, मैं कहना नहीं चाह रहा था। K4 तो अभी तक क्लासिफाइड था, चलो आप बोल रहे होते इसका नहीं, मतलब मीडिया ओपन रिपोर्ट्स मीडिया में सर आ रहा है, आ कोई रहा है। K4 ओके, बोल रहा है जी सर। चलो K4 भी हो सकता है। K4 भी इसकी बराबर, इससे बेहतर नहीं तो इसकी बराबर की कैपेबिलिटी है। और ये बड़ा जबरदस्त, मैं तो अंदाज लगा रहा था कि शायद जब ब्रिक्स का मीटिंग होगा उसके आसपास कहीं कुछ होगा, या 26 जनवरी 2027 तक ये सब टेस्ट और ट्रायल करेंगे। लेकिन ये 15 अगस्त से पहले ये जो करने जा रहे हैं, ये बहुत अले दर्जे का बहुत एक सिग्निफिकेंट है सर। मैं यहीं से एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये हाँ, टाइमिंग प्लस हाँ, इस समय में कई सारे चैलेंजेस भारत के सामने हैं। एक तो सबसे पहले ये कि इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, साथ ही चाइना की जो रैपिडली एक्सपेंडिंग मिसाइल कैपेबिलिटी है वो, प्लस यूएस का जो प्रेशर है, इन तीनों को मिलाकर इसको, इस डेवलपमेंट को देखा जाना चाहिए सर। मैं एक छोटा सा चीज, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं छोटे छोटे चीजों पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ रहा हूँ टीवी में, ये भारतीय मारे जा रहे हैं कहाँ पे? ब्लैक सी में 5+2 7, वो यूक्रेन की कोई गोलाबारी हुआ है। यस सर। कैस्पियन सी में उधर 12 7 मारे गए। स्ट्रेट ऑफ हरमुज में सी फेरर हैं, उसमें 12 या 14 मारे गए। जी प्लस कल और आज के बीच में रेड सी में ये जो यमेनी फोर्सेस जाके उनको इवैक्यूएट किए हैं, एक इंडियन फ्लैग चढ़ा हुआ है जहाज के ऊपर। उसको पता नहीं कौन सा प्रोजेक्टाइल कहाँ से आया। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये फ्लैग फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन हो, कोई अनजान कोई भारत को उसमें लड़ाई के अंदर खींच के लाने के लिए शायद किया जा रहा है। तो या उसका हुतीज मारे हैं और उसको फॉर्चुनेटली इवैक्यूएट। सबसे पहला चीज है, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। मन में यह प्रश्न आ रहा है, अभी तक हमने तो सुना नहीं कोई पाकिस्तानी मरते हुए, अभी तक तो हमने सुना नहीं कोई चाइनीज मरते हुए, जबकि सी फेरर का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ग्लोबल ऑर्डर में सबसे पहला फिलीपींस का नंबर आता है। बाद में 4,000 4,000 क्या 411,000 इतना सी फेरर, उससे ज्यादा है। और हिंदुस्तान का नंबर सेकंड, नंबर 2 पे हिंदुस्तान। नंबर पे है, 3,1100 कुछ इस तरफ है, 311,000। चाइना का उससे थोड़ा सा कम है। तो भारत के इतने सारे हो, पिछले 1 साल के अंदर इतना तेजी से बढ़ गए हैं सी फेयर, क्या पूछिए मत। तो आप अगर हर जहाज में नहीं तो हर दूसरी तीसरी जहाज में तो आपको भारतीय मिलेंगे, आपको फिलिपिनो मिलेंगे। लेकिन फिलिपिनो मरते हुए मैंने सुना नहीं कि फिलीपींस का इतने सारे सी फेरर है, ये हिंदुस्तान, मुझे ये लगने लगा है, हो सकता है होप आई एम रॉन्ग इन माय असेसमेंट, ये जानबूझ के हिंदुस्तान को फिंगर करने के लिए, लड़ाई के अंदर घिस खिंच के लाने के लिए ये कोशिश किया जा रहा है। हिंदुस्तान का नाम आ रहा है, चाइना का नाम नहीं है, फिलीपींस का नाम है, ये क्या चक्कर है? नंबर 1। नंबर 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ, भारत एक इंडियन ओशन रीजन, ये छोटा मोटा इंडियन ओशन रीजन नहीं है। इंडियन ओशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? ईस्ट कोस्ट अफ्रीका से लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक माना जाता है। उसको अगर आप चौड़ाई देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, इट इज अराउंड अराउंड 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होगा ये, बल्कि इससे और ज्यादा होगा। और नीचे आपका साउथ में एंटार्क्टिका टिप, नॉर्दर्न टिप से लेके, या पोल से भी लेते हैं, साउथ पोल से लेके आप अगर बांग्लादेश का टिप सबसे लॉन्गेस्ट ये है, ये करीब 9,000 किलोमीटर आता है। तो ये वाला स्ट्रेच इसको इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है। ये इंडो पैसिफिक का एक हिस्सा है। इंडो पैसिफिक का हिस्सा होने के नाते अगर आप मलाक्का स्ट्रेट से पश्चिम की तरफ देखते हैं, पिछले 2011 से लेके अभी तक अगर आप स्टैटिस्टिक लें, 2011 से पहले इक्का दुक्का उनका सबमरीन आता था चाइना का, इक्का दुक्का स्पाई वेसल्स होते थे, कोई उनका फिशिंग वेसल थोड़ा थोड़ा, इतना प्रभाव था नहीं इंडियन ओशन में। लेकिन 2011 के बाद कम से कम 3 सबमरीन, कम से कम सबमरीन बोलते हैं कि जैसे कि फौज का मिलिट्री माइट अलग अलग है, इन्फेंट्री का एक मिलिट्री माइट अलग होता है, आर्मर का अलग होता है, लेकिन नेवी का अगर देखेंगे पूरा, ये आपका सबमरीन पानी के नीचे जो ताकत है उससे ही आप जा अंदाज लगा सकते हो। सबमरीन उनका नंबर बढ़ने लगे हैं। एक है बांग्लादेश, हमेशा आप देखेंगे एक
कुतुबदिया एक सबमरीन पोर्ट है, कहाँ, बांग्लादेश में। यह आता है चोटगाम एरिया में। इसी तरह पेकुआ का नाम है, सब ये सब चाइना ने बना रखा है। उनका हमेशा पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे चाइनीज मेड सबमरीन, ऑल्दो डीजल ड्रिवन हमेशा 3 सबमरीन वहां पे हैं। और उनका काबिलियत है कि उनके पास जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो हिंदुस्तान को टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ ईस्ट कोस्ट नहीं, वो हिंटरलैंड में भी आ सकते हैं, पश्चिम की तरह नई दिल्ली तक उनका रेंज है। यह आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2 चीज है, वहां पे एक जगह का नाम था सोनाडिया। सोनाडिया में चाइना पोर्ट डेवलप करना चाहता था। ये शेख हसीना के टाइम में उसको रफा दफा करके किसी भी तरह उन्होंने एनवायरमेंट क्लॉज लाके उसको हटा दिया। लेकिन उसके बाद जो हम मातारबाड़ी बोलते हैं, मातारबाड़ी एक पोर्ट का नाम है, वो जापान अभी काफी इन्वेस्ट कर रखा है। ये चित्तगांव के आसपास है, नीचे की तरफ, जहाँ पे आपका सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ ये आता है पोर्ट। और वहां पे जापानीज जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर इतना मात्रा में हो गया है, चाहे रेलवे लाइन बोलिए, पाइपलाइन बोलिए, नेशनल हाईवे हो, या आपका ऑयल पाइपलाइन हो, या आपका ये जब ब्रह्मपुत्र के बाद जमुना बन जाता है और पद्मा नदी हो, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज चाइनीज ने बना रखे हैं। उनका जो कंप्लीट नेवल एक 3 डायमेंशनल फोर्स बनाया है। लीडिंग इकोनॉमीज के कुछ लीडिंग इकोनॉमी में नहीं होगा 3 डायमेंशन। एक यहाँ पे लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसका नेवी को 3 डायमेंशनल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है। उसका स्टॉक एक्सचेंज चाइना ने, जो स्टेट एंटरप्राइज है, वो बैंक आके उसका स्टॉक एक्सचेंज को लिया। हिंदुस्तान का भी गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले, हम उसको बिडिंग में फेल हो गए, चाइना उसको ओवरटेक किया है। और $38 बिलियन 2015 को उन्होंने कमिट किया था। अभी तक उनका 18 से 20 बिलियन डॉलर ग्राउंड में कमिटमेंट हो चुका है, और बैलेंस धीरे धीरे काम चल रहा है। अभी उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब रहमान साहब गए थे चाइना, वो क्यों, ऐसे तीस्ता नहीं है, तीस्ता के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने साइन करके लाए हैं वहां पे, ठीक है नहीं। सो इसीलिए ये चीजें आप उस नजरिया से देखना पड़ेगा। प्लस कुकुज आइलैंड किसका है, म्यांमार का है। अंडमान निकोबार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, एरियल डिस्टेंस 17 किलोमीटर दूरी पे, कोई कोई जगह आपको 67-70 किलोमीटर। एक्चुअली आप देखेंगे सबसे टिप ऑफ द एक आइलैंड है, नॉर्दर्न टिप, 17 किलोमीटर दूरी पर कुकुज आइलैंड में आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑयल पाइपलाइन, रडार हो गया है। तो उसका एक लिसनिंग पोस्ट की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है। तो और इनका देखेंगे, एक सबमरीन आपका इस तरफ श्रीलंका हम्बनटोटा के पास, एक सबमरीन होगा कहाँ पे, मालदीव्स के पास, माले जो डॉकयार्ड है उधर, एक सबमरीन होगा उनका कहाँ पे, ग्वादर के आसपास, और एक सबमरीन हमेशा उनका रहेगा कहाँ, जिबूती में। अच्छा, जो सर्वेलेंस शिप है वो देखोगे पहले इक्का दुक्का कहीं 6 महीने में एक बार नोटिस है, 3 सबमरीन आपका इंडियन, 3 ये जो सीक्रेट सर्वेलेंस शिप्स हैं ये आते हैं। एक है आपका बे ऑफ बंगाल, और एक है आपका जो है ये मालदीव्स और हमारा लक्षद्वीप के बीच में, एक उधर आता है मालदीव्स के पास, एक उनका होगा वो ग्वादर में। एक अभी पता चला है कि ये जो जिबूती में तो है ही है, जिबूती आ जाता है आपका रेड सी की तरफ, लेकिन ये जो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मादागास्कर, ये जो पूरा इंडियन ओशन को फैलता है अरेबियन सी की तरफ, यहाँ पे ये चक्कर काटते रहते हैं। क्या बोलते हैं कि वो सर्वे कर रहे हैं, किसका ना, द बेड ऑफ द सी, ठीक है नहीं। अच्छा, ये तो 2 आपको बता दिया मैंने। तीसरा चीज आप देखिए, फ्रिगेट्स। पहले एक आधा फ्रिगेट कोई जहाज आता था, आज के दिन में 11 से 16 फ्रिगेट आने लगे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो ये इंडियन ओशन रीजन है या चाइना ओशन रीजन है, तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन के लिए आपको इंडियन माइट, मिलिट्री माइट से आपको असर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो मिसाइल आप फायर हो रहा है या टेस्ट, होपफुली, हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मैं भी अंदाज लगा रहा हूं कि ये अग्नि 6 ट्रायल होगा, क्योंकि समय आ गया है। हमें पूरा आसपास जितने भी हमारे जो कंटेंडर्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनको बताना पड़ेगा कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन रिसोर्सेज की पहलू होगा और डोमिनेंस होगा। ये अभी फायर करके, टेस्ट करके, ट्राई करना निहायत आवश्यक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन ओशन सिर्फ इंडिया का नहीं रहा है, ये एक रीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक राइवलरी। इसमें अमेरिका का मिलेगा आपको, आप सुन के हैरान होंगे, इसमें ईरान का भी सबमरीन मिलेंगे। ईरान के पास 29 सबमरीन है। अभी तो अमेरिका कह रहा है कि नष्ट ध्वस्त कर दिए, हम पूरा एकदम बर्बाद कर दिए, फिर भी उनके पास
बड़े बड़े सबमरीन के जगह उनके पास छोटे छोटे सबमरीन है, तो 40-50 के करीब है, वो कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में ये करते हैं। 29 मीटर्स है, उनके पास मिसाइल है, माइंस है, पानी के नीचे दबे हुए रहते हैं, जब उनको टारगेट ये करना है पॉप अप करके वो हिट करते हैं। तो इसी तरह ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे देशों का कुछ कुछ आने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये लैंड ऑफ स्ट्रेटेजिक राइवलरी बन गया है। चोक पॉइंट्स को डोमिनेट करना निहायत आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे सारे हरकत को ये सर्वेलेंस के नीचे रखते रहेंगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों को अगर मध्य नजर रखेंगे, आपका टारगेट क्या है, मैं पूछता हूं, इंडिया का लक्ष्य क्या है? इंडिया का लक्ष्य है 2047 तक एक ग्लोबल पावर बनना है। ग्लोबल पावर बनने के लिए हमारा इकोनॉमिक जीडीपी जो माइट है, ये कम से कम $30 ट्रिलियन बनना चाहिए। $30 ट्रिलियन बनने के लिए आपका जो एक्सपोर्ट है आज के दिन में 850-854 बिलियन डॉलर है एक साल में, पिछले साल का लेते हैं दिसंबर तक, ये आपका बढ़ के कम से कम आपका 18 से 20 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए टारगेट हमने रखा है 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है $2 ट्रिलियन बनना है। 2035 तक ये 2 की जगह ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा। 40 तक आपका 7 से 10 ट्रिलियन हो जाएगा। 2047 तक हो सकता है 18 से 20 ट्रिलियन हमारा एक्सपोर्ट, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तब जाके आपका रेवेन्यू जनरेट होंगे, प्रॉफिट होगा और आपका फॉरेक्स रिजर्व और आपका जीडीपी भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसी चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, भारत का कोई भी चीज भी एक्सपोर्ट होता है, 95% एक्सपोर्ट भारत के सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है। 55% जाता है मलाक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी, वेस्ट पैसिफिक की तरफ, और 45% स्यूज कैनाल के थ्रू जाता है। और स्यूज कैनाल क्योंकि अभी ये सारे इंटरप्शंस हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो इसलिए वो लंबा रूट लेके जाते हैं, कहाँ से, केप ऑफ गुड होके। तो ये जब 55 और 45%, अभी तक और कोई ऑल्टरनेट मेजर है ही नहीं हिंदुस्तान के पास, इसीलिए हमें इंडियन ओशन को अपने हाथ में डोमिनेट करके रखना निहायत आवश्यक है। उसके लिए चोक पॉइंट्स को मैन करना, जैसे कि आपका जटायु है, कहाँ, लक्षद्वीप वाला जो मिनिकॉय और इसके बीच में, इसी तरह आपका जो 9 डिग्री चैनल है, यहीं पे आता है 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, कहाँ पे, अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार बनाना, ये निहायत आवश्यक है। इसके बिना देश जो है, इट विल अमाउंट टू एज इफ यू आर सेलिंग, जैसे MOU 14 पॉइंट MOU बनाया अमेरिका ने ईरान के तहत, वो 17 जून को, इसी तरह नहीं तो आप हिंदुस्तान को पूरा बेच डालोगे जब तक ये आप पूरा एकदम डट के पूरा अपना काबू के नीचे नहीं रखोगे। ये मिसाइल टेस्ट होना निहायत आवश्यक है। इसके बाद सक्सेसिवली कुछ टाइम के बाद उसको और बार बार रिफाइन करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ मिसाइल का, सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड की बात नहीं है, ये मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात नहीं है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात नहीं है। इसमें इतने सारे हिस्से पुर्जे होते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक एक पैराबोला की तरफ जाता है, आसमान में, स्पेस में जाता है, फिर स्पेस से फिर री एंट्री करता है, करने के बाद फिर अलग अलग टारगेट को हिट करने का काबिलियत रखता है। इससे ना केवल अमेरिका को स्ट्रांग मैसेज जाएगा, बल्कि हर देश और जितने भी हैं जो आंखें दिखाने वाले हैं, तो उनको सही मुंह तोड़ जवाब देने का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से आप दे सकते हैं। बैक टू यू। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के दौर में शांति की जो सबसे बड़ी गारंटी वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, क्रेडिबल डिटरेंस भी है। और एक मजबूत देश वही होता है जो हर रोज धमकी मतलब देने की बात नहीं, बल्कि वो होता है जो उससे भी बढ़कर धमकी देने की हिम्मत ना करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। आगे अगर हम देखते हैं कि भारत जो है अपनी अगर इस तरह से इंडिजिनस जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है उसको मजबूत बना रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी भी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ, और हम उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और प्रिपेयर्डनेस, ये सब 4 ऐसे पिलर हैं जो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर बनाएंगे। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे बड़ा जो मैसेज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एनेबल की प्रिपेयर्डनेस से दिया जाता है, जो भारत आज देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं हूं बरज़ैदी। जय हिंद, नमस्कार। सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में। थैंक यू।